नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरी क्लास 10 की ज्योग्राफी को बहुत कम टाइम के अंदर। तो उठाओ कॉपी पेन और शुरू करते हैं हमारी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या है? कोई भी चीज़ जो तुम्हारे काम आती है, जिसको तुम अफोर्ड कर सकते हो, वो एक रिसोर्स है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, आज के टाइम पर हर एक चीज़ एक रिसोर्स है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल तो है ही। पेन, पेपर, बाइक, यहाँ तक कि हम इंसान भी रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से पढ़ सकें, इसके लिए हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस बेसिस पे कि वो कहाँ से बने हैं, कितने टाइम तक चलेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कि वो कहाँ से बने हैं, दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। सिंपल डिफरेंस इनके बीच ये होता है, बायोटिक रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्स जो जिंदा है, जिनके अंदर जीवन है, जैसे कि हमारे ह्यूमन हो गए, फ्लोरा फोना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए। और अबायोटिक रिसोर्स वो है जिनके अंदर जीवन नहीं है, जो मुर्दा है, जैसे कि रॉक्स हो गए, मेटल हो गए, इनके अंदर कोई भी जीवन नहीं है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि वो कितने टाइम तक चलने वाले हैं। तो वो रिसोर्स जो लाइफ टाइम चलने वाले हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो हमेशा रीन्यू होते रहेंगे, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, पानी हो गया। लेकिन वहीं पर कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जिनको अगर हम वापस से बनाने भी लगे तो उनको लाखों साल बनने में लग जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम होता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल, जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक हमारे पास है, और इनको बोलते हैं अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फिर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मालिक, उनका मालिक कौन है। जैसे ये पेन है, ये पेन मेरा है, तो इसका मालिक मैं अकेला हूँ, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है। तो वो रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, जैसे तुम्हारी कार, तुम्हारा घर। फिर आता है कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे आपके आसपास कोई पब्लिक ग्राउंड होगा जिसमें बहुत सारी पब्लिक आके घूमती होगी, खेलती होगी, फिरती होगी। तो ऐसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनके लिए अवेलेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक प्लेग्राउंड। थर्ड होता है नेशनल रिसोर्स। हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी रिसोर्स आते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब आपने देश का मैप देखा होगा, इस पर लिखा होता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो उसमें जो बाउंड्री बनी है वही वाली बाउंड्री। तो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया। और एक और चीज़ में आती है कि हमारे देश की बाउंड्री से 12.9 नॉटिकल माइल्स तक, यानी हमारी देश की बाउंड्री अगर ये है तो इससे 19 किलोमीटर और आगे तक चले जाएं, उसमें जितने रिसोर्सेज आते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे सारे हो जाते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन इंडिविजुअल रिसोर्स भी है और नेशनल रिसोर्स भी है, क्योंकि ये देश के अंदर आता है। फोर्थ होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स बुक की डेफिनेशन को छोड़ो, मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो ये वो रिसोर्स होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हर कंट्री को परमिशन लेनी पड़ती है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो सिंपल भाषा में आप बुक की डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। जैसे कुछ रिसोर्स होते हैं ना, ओशियंस, महासागर, इनका आप पानी भी ऐसे नहीं पी सकते कि उठा के पानी पी लिया, नहीं। इनको यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वो रिसोर्स होते हैं जो हमारी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर आते हैं। तो ऐसे रिसोर्स जो हमारी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर आते हैं, उन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, और इनको यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो इनकी होती है। फिर होता है हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं कि वो कितने डेवलप हुए हैं, कितना हम उनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक रिसोर्स होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। कुछ रिसोर्स होते हैं ना, कुछ बच्चों से हम कहते हैं बेटा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ऐसे ये रिसोर्स होते हैं। इन रिसोर्सेज के अंदर पोटेंशियल तो होता है, लेकिन फिर भी इन रिसोर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। क्या रीज़न है क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन नहीं करते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात की तरफ सोलर और विंड एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है कि वो हमारे बहुत काम आती है, लेकिन फिर भी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं वो रिसोर्स है जिनके अंदर पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई आवर ह्यूमन नीड्स, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग इट। दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो है जिनको मैप किया जा चुका है, पता है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनको यूज़ भी किया जा रहा है। जैसे आज के टाइम पर जो जो रिसोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, उन सबको हम बोल सकते हैं वो डेवलप्ड रिसोर्स है। तीसरा होता है स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है, कई सारे रिसोर्स ऐसे हैं हमारे भारत में जो हमें पता है कि भाई ये ऐसे 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 रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हम इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे मतलब बिल्कुल वही एग्जांपल है कि आपके पास पेन है लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तो ये पेन क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे देश में अवेलेबल है, जिनके अंदर पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग दैम बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर एडिक्वेट टेक्नोलॉजी फॉर देम। और फोर्थ आता है रिजर्व। रिजर्व बेसिकली क्या होता है, जैसे बाइक में रिजर्व हुआ करता था पहले, जो बाइक आती थी रिजर्व, उसमें क्या होता था, पेट्रोल थोड़ा सा बचकर रहता था, कभी अगर खत्म हो गया तो वो रिजर्व का पेट्रोल इस्तेमाल कर लो। ऐसे रिजर्व रिसोर्स होते हैं। इन रिसोर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, इन रिसोर्स के अंदर पोटेंशियल है, बट फिर भी हम इन्हें यूज़ नहीं करते, शायद इस वजह से ताकि इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो हम इनको यूज़ कर सके। अब दिक्कत क्या है, कई लोग मानते हैं जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, ये नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें मनचाहा यूज़ करता है, और जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि रिसोर्स दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या क्या कारण है और रिसोर्स को कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जानेंगे हम इस टॉपिक में। पहली बात तो आपको पता है कि कुछ लोगों की लालच की वजह से रिसोर्स दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो मनमानी से यूज़ कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ क्या हो रही है, रिसोर्सेज को गलत तरीके से बांटा भी गया है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास सब है, कुछ के पास कुछ नहीं। वो गाना चल रहा है ना कि जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे पूछे मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। तो यही वाली कहानी है। मतलब ये गाना जब मैं गाता हूँ तो भी बढ़िया मज़ा आ जाते हैं इस गाने को गा के। तो ऐसी कहानी है कि सबको सब नहीं मिल रहा है, किसी को रिसोर्सेज बहुत सारे मिल रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में गैप क्रिएट हो रहा है। और थर्ड चीज़ ये हो रही है, जिनको रिसोर्स मिल रहे हैं वो उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम आती है, जिसका सॉल्यूशन ये निकलता है कि हमें रिसोर्सेज को सही तरीके से बांटना ज़रूरी है, ताकि चाहे वीआईपी हो, कॉमन आदमी हो, सब तक इक्वल तरीके से रिसोर्सेज पहुँचे और सब उनको फेयरली यूज़ करें। इसके लिए ज़रूरी है रिसोर्स की प्लानिंग करना। प्लानिंग इन द सेंस कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल होगा पूरी कंट्री के अंदर, किस तरीके से उन्हें बांटा जाएगा। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज की प्लानिंग करने के लिए कि कैसे रिसोर्स को यूज़ करना है, एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी जून 1992 में, जिसको हेल्ड किया गया था ब्राज़ील में। और इसमें डिस्कस किया गया था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, और डिस्कस किया गया था कि आगे कौन सा प्लान हमें फॉलो करना है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। इस समिट में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। ये एजेंडा 21 कुछ भी नहीं था, एक समझौता था, एक डिक्लेरेशन था, जिसमें ये बोला गया था कि आज से चलकर आगे वाले वक्त में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे और उसी तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात। भारत में क्या किया गया था रिसोर्स प्लानिंग के लिए? तो भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसको 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि हमारी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरिंग। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब आपको पता चल गया कंट्री में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें इस काम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, कितनी टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ेगी, कितना स्किल सेट चाहिए पड़ेगा, कौन कौन सी लेबर चाहिए पड़ेगी एंड ऑल। और तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया है क्या वो देश के डेवलपमेंट प्लान के साथ सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमने जो प्लान बनाया है, मान लो उसका करोड़ है, मान लो उसका बजट है 10 करोड़ और कंट्री का बजट है 5 करोड़, तो ये तो प्लान आपस में मिक्स ही नहीं होंगे। तो 3 स्टेप क्या होते हैं, पहले में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। दूसरे में हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कितनी स्किल सेट चाहिए, कितनी लेबर चाहिए। और तीसरे में हम देखते हैं हमने जो प्लान बनाया है वो कंट्री के डेवलपमेंट प्लान के साथ फिट बैठता है या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं ज़मीन पर। ज़मीन एक बड़े इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन दिक्कत ये है ज़मीन लिमिटेड है। और जो चीज़ लिमिटेड होती है ना, इसका मतलब वो चीज़ की वैल्यू उतनी ज़्यादा हमें करनी चाहिए, लेकिन क्या हम उसकी इतनी वैल्यू कर रहे हैं, जानते हैं इस टॉपिक के अंदर। हमारे इंडिया में जो ज़मीन है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। 43% प्लेन लैंड है, बिल्कुल प्लेन ज़मीन है। 30% माउंटेनियस एरिया है, यानी पहाड़ में ज़मीन है। और 27% जो है वो पठार है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे अगर हम देखेंगे तो इंडिया में लैंड को कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है वो ज़मीन कैसी है। अगर ज़मीन खंडर है तो उस पर आप घर नहीं बनाओगे, उस पर आप खेती नहीं कर पाओगे। तो ज़मीन का यूज़ कैसे होने वाला है ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे टोपोग्राफी पर। टोपोग्राफी का मतलब ज़मीन कैसे पैटर्न में है, ऐसे जिगजैग है या बिल्कुल प्लेन है, ऊंची नीची है। दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है जहाँ पे वो ज़मीन है, वहाँ का सॉइल टाइप कैसा है, वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर कैसे है, यानी पॉपुलेशन कैसी है, कल्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ की ज़मीन को, लैंड को आप कैसे यूज़ करने वाले हो। अब इंडिया में अगर आप देखा जाए तो जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। और इसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है क्योंकि इंडिया में जो ज़मीन की क्वालिटी है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। तो जब ज़मीन की क्वालिटी घटने लगे, ज़मीन की क्वालिटी डिग्रेड होने लगे, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी का डिग्रेड होना। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेनली 3 रीज़न है। जैसे कई सारे एरियाज़ में हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में ओवर ग्रेजिंग करा दी जाती है, ज़्यादा चारा चरवा दिया जाता है। लोग क्या करते हैं ना, अपने जानवरों को ले जाते हैं और एक ही ज़मीन पर बार बार चारा चरवाते रहते हैं। इससे क्या होता है, उस ज़मीन को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता और वो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी ख़त्म कर देती है और वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़, ज़मीनों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ओवर बर्डन हो रही है माइनिंग्स की वजह से। जब जहाँ पर माइनिंग होती है उसके आसपास ज़मीन पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे ज़मीन में कई बार डीप क्रैक्स आ जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है, जब ज़मीन में क्रैक आ गए, बिल्कुल ऐसी दरारें, तो वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तीसरी चीज़ है ओवर इरिगेशन। कई सारी जगहों पे लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पानी देंगे, जितने ज़्यादा केमिकल डालेंगे, उतनी ज़्यादा फसल मिलेगी, जिसकी वजह से वो ओवर इरिगेशन कर देते हैं। जैसे कई बार पंजाब हरियाणा में किया जाता है कई सारे पार्ट्स में, जिससे भी ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ की अति करो वो ख़राब ही होती है। तो लैंड डिग्रेडेशन की ये 3 कॉजेज है। सॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन निकल कर आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और दूसरा, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करो। ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करो यानी जो फार्मर्स हैं उनको समझाओ भाई कि तुम एक ही एक जगह पर मत ले जाओ अपने, उसको अलग अलग जगह बदलते रहो चारा चरवाने के लिए। दूसरा, माइनिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करो। माइनिंग रुक तो नहीं सकते कंप्लीटली, लेकिन उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनको ये बोल करके इससे ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए, या ऐसी जगह जाकर माइनिंग करो जहाँ कुछ अलग कंडीशन है। तो
इस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है ना जब पानी में, क्या होता है इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट निकलता है वो सीधे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे भी जो फिर वेस्ट का जो होता है वो पानी में मिलकर वो ज़मीन तक पहुंचता है, जिससे ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होती है। तो इस अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज किया जाए तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉइल, मिट्टी एज अ रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया है। हमारे इंडिया में जो मेन सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो एरिड लेटराइट फॉरेस्ट, इनको कैसे मैप करना है ये मैंने मैप वर्क वाली वीडियो में बताया, वो जरूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बहुत सिंपल ट्रिक बताई है मैंने, FAABR करके, बहुत ईजी ट्रिक है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा मैप वर्क सॉइल क्लासिफिकेशन का और बाकी सभी चीज़ों का भी। एलुवियल सॉइल की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही फैली हुई है, नॉर्दर्न प्लेन पूरे इससे कवर्ड है। ये बनती है 3 रिवर्स से, जिन 3 रिवर्स के नाम है ब्रिग, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा। जितना ज़्यादा में सॉइल के अंदर जाते जाते हैं उतने ही ज़्यादा इसमें पार्टिकल बड़े होते जाते हैं। ये सॉइल कितनी पुरानी है कितनी नई है, इसकी उम्र के आधार पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, पुरानी एलुवियल, नई एलुवियल। पुरानी एलुवियल को हम बंगार कहते हैं, नई एलुवियल को हम खद्दर कहते हैं। अब जो नई एलुवियल होगी वो ज़्यादा फर्टाइल होगी और माना जाता है ये जो सॉइल है ये शुगर केन को ग्रो करने के लिए बड़ी अच्छी सॉइल है। फिर आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, रेगर सॉइल भी कहते हैं, और माना जाता है इट्स द बेस्ट सॉइल टू ग्रो कॉटन, इसीलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये जो सॉइल है ये नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेट्यू में फैली हुई है और लावा के फ्लोज से बनती है। इस सॉइल में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इस सॉइल को जाना जाता है कि ये नमी को बहुत अच्छे से होल्ड करती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन हॉट वेदर होने की वजह से कई बार इस सॉइल्स में आपको डीप क्रैक्स, दरारें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है जब आप एग्रीकल्चर करते हो। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल डेवलप होती है आइजनस रॉक्स पे जहाँ पर कम रेनफॉल होता है। इस सॉइल का कलर रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आयरन है वो इन रॉक्स में जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है। और ये जो सॉइल येलो कब अपीयर होती हैं, ये येलो दिखती हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं, यानी पानी के साथ होती है। तो रेड होती हैं क्योंकि आयरन डिफ्यूज़ हो जाता है रॉक में, मिल जाता है रॉक्स में, और येलो होती हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। देन आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में लेटर का मतलब होता है ब्रिक, तो ये मिट्टी जो ब्रिक यानी ईंट से जो मिट्टी बनती है ना, ये वो वाली सॉइल है, या फिर कहें जिस मिट्टी से ईंट बनती है ये वो वाली सॉइल है। ये जो सॉइल है ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल है। अब ये थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बट मैंने इसकी भी ट्रिक बताई है आपको उसी में मैप वर्क वाली वीडियो में, वो देख लोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ह्यूमस कंटेंट वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सॉइल बनती है हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। इसमें सही टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, सही से इरिगेशन किया जाए, सही मैन्योर फर्टिलाइजर यूज़ हो, तो ये सॉइल भी हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन होता है। ये सैंडी होती है टेक्सचर में, यानी कि अगर आप इसको हाथ में उठाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे रेत जैसी लगेगी। कई सारी एरियाज़ में देखा गया है कि इस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको कई बार यूज़ किया जाता है कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन करने के लिए। और कई जगहों पर देखा गया है जहाँ पर थोड़ी सी गहराई है वहाँ पर इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, और इन कंकड़ की वजह से पानी का जो आदान प्रदान है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो रुक जाता है सॉइल के अंदर। इस सॉइल को भी अगर प्रॉपरली आप इरीगेट करोगे, पानी वानी सही से डालोगे, तो इस पर भी आप कल्टिवेशन कर सकते हो। एंड फाइनल इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में मिलेगी जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट है। ये लोमी एंड सिल्टी होते हैं वैली साइड्स पे, और कोर्स ग्रेन्ड होते हैं अपर स्लोप्स में। मैं इन हर शब्द का मतलब आपको समझा देता, लेकिन इन शब्द का मतलब आप समझोगे ना तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो इट्स बेटर लोमी एंड सिल्टी को लोमी एंड सिल्टी ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को इनका बड़ा आसान सा मतलब पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, ताकि और बच्चों को हेल्प मिले। मुझे जो मतलब पता है ना उससे आप लोग और थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कन्फ्यूज हो, बिकॉज आई एम हियर टू मेक योर वर्क ईजी, ठीक है। देन आते हैं सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन पे। सॉइल में क्या होता है? लेयर्स होती हैं, जैसे प्याज में लेयर होती हैं, तो सॉइल में भी लेयर्स होती हैं, और सॉइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। लेकिन मान लो जैसे ये सॉइल है, अब यहाँ से बहुत तेज पानी आएगा या बहुत तेज हवा आएगा, तो देखो ये पानी का जो फ्लो है ना, स्पीड, ये सॉइल की टॉप लेयर को उड़ाते हुए चली जाती है। तो जब ये होता है ना कि जब सॉइल की टॉप लेयर हट जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें सॉइल की टॉप लेयर हट जाती है रेन वाटर की वजह से या हवा की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि सॉइल की जो टॉप लेयर हट गई तो वो कभी नहीं आएगी, ये प्रोसेस चलती रहती है। टॉप लेयर हट जाती है, एक नई लेयर आ जाती है। तो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन हैंड इन हैंड चलता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, कई बार पानी का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो रेन वाटर होता है ना, इस सॉइल में डीप क्रैक्स ला देता है, बिल्कुल दरारें ला देता है, जिसकी वजह से ये सॉइल बिल्कुल भी कल्टिवेशन के लायक नहीं रहती, बिल्कुल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो अब सॉइल इरोजन से बचने के लिए भी हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ कदम उठाते हैं ताकि टॉप लेयर को उड़ने से बचा सकें। ऑब्वियसली हम तो अपनी तरफ से कुछ कदम करेंगे। जैसे फार्मिंग में हम कुछ चीज़ें करते हैं, कॉन्टूर प्लफिंग करने लगते हैं। कॉन्टूर प्लफिंग क्या होती है? जैसे जहाँ पर ज़मीन ऐसी होती है, स्लोप में होती है,
वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ज़मीन को जीने की तरह बांट दिया जाता है और फिर फार्मिंग करी जाती है। इससे क्या होता है, जब पानी का जो तेज फ्लो आएगा वो ऐसे जीने जीने से होकर गुजरेगा तो उसका फ्लो स्पीड कम हो जाती है, और जब पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो फिर वो सॉइल की टॉप लेयर को अपने साथ नहीं उड़ा ले जा पाएगा। दूसरी चीज़ करी जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है वहाँ पर स्ट्रिप फार्मिंग होती है। जैसे मान लो ये अपनी ज़मीन है, तो वहाँ पर हम ज़मीन को स्ट्रिप्स में बांट देते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हो गई। इससे क्या होता है, और इन स्ट्रिप्स के बीच में घास लगा देते हैं, ग्रास लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जब तेज़ हवा आती है या तेज पानी आता है तो वो अलग अलग स्ट्रिप से गुजरते गुजरते पानी की स्पीड स्लो हो जाती है, हवा की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉइल की टॉप लेयर को नहीं उड़ा पाता है। स्ट्रिप फार्मिंग का एक और फायदा है, आप अलग अलग स्ट्रिप पर अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकते हो। एक और चीज़ करी जाती है शेल्टर बेल्ट्स। ये जनरली किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, राजस्थान साइड। वहाँ पर क्या किया जाता है, अपने जो हम जहाँ पर खेती कर रहे हैं उसके चारों तरफ लंबी 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 लाइन्स में क्या किए जाते हैं, पेड़ उगा दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं जो तेज़ हवा है उसकी स्पीड को स्लो करने में, उसके इम्पैक्ट को कम करने में। तो यहाँ तो खत्म होता है हमारे ये चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखो बेसिकली पिछले कुछ टाइम में देखा गया है, पिछले कुछ 30-40 सालों में, कि एज आई सेड कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। यहाँ तक कि इतनी संख्या कम हो गई कि अब तो आलम ये आ चुका है कि एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बनाई गई थी, जिसने क्या किया, इस नंबर के आधार पर अलग अलग स्पीसीज़ को, अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया कि भाई इसके नंबर्स ठीक हैं तो ये नॉर्मल है, इसके खतरनाक है तो ये इंडेंजर है, ये बिल्कुल खतरे में है तो ये एक्सटिंक्ट है या वल्नरेबल है, ऐसे ऐसे क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। तो जो IUCN होता है ये अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़ को क्लासीफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड अभी उनकी क्या स्टेज चल रही है। जैसे नॉर्मल स्पीसीज़ जो होती हैं तो वो बोलते हैं नॉर्मल स्पीसीज़ वो हैं जो जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जैसे हमारे घर के आसपास कुत्ते बिल्ली जो घूम रहे हैं ये नॉर्मल स्पीसी में आते हैं। फिर बोलते हैं इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में वो उन स्पीसीज़ को रखता है जिन पर खतरा मंडरा रहा है ख़त्म होने का, और वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं टाइम के साथ। ख़त्म मतलब जिनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है, जैसे इंडियन राइनो, ब्लैक टग। तो ये वो स्पीसीज़ होती है जिन पर खतरा मंडरा रहा है एक्सटिंक्ट होने का, उनके सर्वाइवल बहुत खतरे में है। फिर आते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल जो है ना, ये वो स्पीसीज़ होती हैं जो नॉर्मल और इंडेंजर्ड के बीच में अटके पड़े हैं। तो नॉर्मल और इंडेंजर्ड के बीच में अटके पड़े हैं, और अगर हमने इनके लिए कुछ कदम नहीं उठाया तो कुछ टाइम के बाद ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं विच आर इन डेंजर ऑफ मूविंग इनटू इंडेंजर्ड इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू हैपन। इसके एग्जांपल है एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शीप। रेयर स्पीसीज़ ये वो होती हैं जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन होती है, और अब जब कम पॉपुलेशन है तो इन पे तो हमेशा खतरा मंडरा ही रहा है इंडेंजर होने का। एंडेमिक स्पीसीज़ वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं, पर्टिकुलर लोकेशन में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमान की वाइल्ड पेग, निकोबार पिजन। एक्सटिंक्ट वो होती हैं जो ख़त्म हो चुकी है, जिनके बारे में प्रॉपर सर्च किया गया लेकिन वो नहीं मिली, होंगी भी तो कहाँ होंगी ये नहीं पता, बट हमने जो सर्च किया तो नहीं मिली, तो ये उनको हमने बोल दिया एक्सटिंक्ट, जिनके नंबर 0 हो चुके हैं, जैसे पिंक हेड डक। तो आज के टाइम पर देखा गया है कि सिर्फ ये जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जो रिसोर्स हैं वो भी बहुत डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, वो भी बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो इनके अगर हम रीजंस के बारे में बात करें तो बहुत रीज़न देखने को मिलते हैं, और वो रीज़न सिर्फ आज के नहीं, ब्रिटिश के टाइम से है। रिसोर्सेज का डिप्लीट होना शुरू हो गया था ब्रिटिश के टाइम पर, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज, जंगलों को काट के, फॉरेस्ट को काट के क्या करेंगे, रेलवेज़ को एक्सपेंड करेंगे, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा कम करके क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर को कम करके इंडस्ट्रीज़ तरफ जाएंगे। अब बेसिकली ये गलत बात नहीं है, आप रेलवेज एक्सपेंड करो, आप हर चीज़ एक्सपेंड करो, लेकिन अगर कहीं से आप कोई जंगल काट रहे हो तो कहीं और पर एफर्ट करके वहाँ पर 3-4 पेड़ लगा दो, वहाँ कहीं और जाके जंगल वैसे ही उगाने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ा डैमेज माना जाता है जो हमारे फॉरेस्ट को किया गया वो कॉलोनियल पीरियड में था, जब रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ, माइनिंग एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन हुआ। दूसरा माना जाता है जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डैम्स का बनना या कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का बनना, इनसे भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है फॉरेस्ट को, क्योंकि पूरे के पूरे फॉरेस्ट साफ कर दिए जाते हैं। तीसरा होता है, कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि ये जो क्या किया जाता है यार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे हिंदी वाला नहीं पता, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग को हिंदी में आई थिंक तो चारा, हाँ चारा चढ़ना ही कहते हैं। देखो अभी मैंने ये शब्द बोला था बट अभी जस्ट मैं इग्नोर इसको भूल गया, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो चारा चढ़ना है और जो फ्यूल वुड कलेक्शन है, जो ये गांव के लोग जाते हैं लकड़ियां कलेक्ट करने, ये भी एक बहुत बड़ा लॉस माना गया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा है आप कंसिस्टेंटली इतने सालों से जंगल से लकड़ियां ले रहे हो, वहाँ पे चारा चरवा रहे हो, और सही तरीके से अगर आप ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो तो आप एक तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान ही पहुँचा रहे हो। इसीलिए ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें, ताकि जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन बनी रहे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इनको
कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हमारे इंडिया में अलग अलग समय पर अलग अलग कदम उठाए गए। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972 में, जिसमें क्या किया गया था, अलग अलग एनिमल्स की स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया था कि हमें इन स्पीसीज़ को क्या करना है, प्रॉपर प्रोटेक्ट करना है। इनको तो मतलब ऐसा करना है कि इनको बिल्कुल बचा कर रखना है और इनकी पॉपुलेशन बढ़वानी है। बेसिकली इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में क्या किया गया था, उन सभी स्पीसीज़ के बारे में लिखा गया था जो इंडेंजर, जिन पर इंडेंजर्ड होने का खतरा मंडरा रहा था, और उन पर क्या किया गया था, उनकी हंटिंग को ख़त्म कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था, उनकी जो व्यापार था, उनसे उनसे रिलेटेड जो भी व्यापार होता था उसको ख़त्म कर दिया गया था। उनके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको क्रिएट किया गया था ताकि हम उनकी पॉपुलेशन को वापस बढ़ा सकें। अब जानवरों की पॉपुलेशन अगर आपको बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो देना पड़ेगा, आपको जंगल देने पड़ेंगे। सिर्फ पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन से नहीं बढ़ती है, जानवरों को तो उनका नेचुरल हैबिटेट चाहिए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसमें कई सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी इंक्लूड किया था। जैसे उन्होंने टाइगर, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और इनको भी प्रोटेक्शन देना चाहा। जैसे एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था, जो एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ कैंपेन भी बना पूरे वर्ल्ड में। इसके तहत कई सारे नेशनल पार्क लॉन्च बनाए गए, टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, और इस प्रोजेक्ट का काम एज आई सेड सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट करना नहीं था, टाइगर के अलावा टाइगर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, उसका जंगल, उसके आसपास उसके जिनको वो खाएगा, उन सबको भी प्रोटेक्ट करना था। क्योंकि जब आप एक एनिमल को प्रोटेक्ट करने जाते हो तो आपको पूरे उसके एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, वापस से बढ़ावा देना पड़ता है। उसके बाद 1980 और 1986 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, उसमें तो कई सारी बटरफ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ला दिया गया कि हम इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। और 1991 में पहली बार एक प्लांट को भी ला दिया गया था, जिसमें उस प्लांट की 6 स्पीसीज़ को ऐड किया गया था कि हम इसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे इंडिया में बेसिकली कॉलोनियल टाइम से ही फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जिनको रिजर्व करके रख दिया गया है बिल्कुल नेचर के लिए। वो बोला गया है कि इनके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इन फॉरेस्ट में सिर्फ क्या हो, इन फॉरेस्ट को हम तो सही से कंजर्व करें ताकि ये फॉरेस्ट आप खुद से ग्रो कर सकें, यानी इनके अंदर जो माहौल नहीं यार इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर सके, इसलिए हम इनको रिजर्व कर दिया है सिर्फ नेचर के लिए, कि नेचर भाई आप अपने आप को इसमें रिजर्व हो, कोई ह्यूमन आप में नहीं घुसेगा। और ये कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल होते हैं किसके? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इनसे प्रॉफिट अर्न करती है। गवर्नमेंट अपना पूरा, जैसे टिम्बर वुड होती है तो वो चंदन की लकड़ी जो चलती है वो सब गवर्नमेंट अपना अर्न करेगी, लेकिन नॉर्मल जनता के लिए नहीं ओपन है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो जिनको पार्शियली प्रोटेक्ट करके रखा गया है, यानी इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो अलाउड है, लेकिन इसमें परमिशन चाहिए होती है और वो परमिशन बहुत कम दी जाती है। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो आपके आसपास जंगल पड़े रहते हैं ना, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जिनकी गवर्नमेंट को कोई देखभाल नहीं करती। रिजर्व फॉरेस्ट कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट से किसी को लेना देना नहीं होता। इंडिया में माना जाता है जो फॉरेस्ट है वो माना किया जाता है, और इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू। इंडिया में कई सारी कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट को अपना भगवान मानती है, अपना घर मानती है। तो अगर आप उनको रोकोगे फॉरेस्ट में अंदर जाने से तो उनको ऑफेंड तो होना ही है। तो इसके लिए कई बार युद्ध भी हुए हैं, युद्ध इन द सेंस लड़ाइयाँ हुई हैं कई फॉरेस्ट के लोगों के बीच में, जो विलेजर्स हैं फॉरेस्ट के आसपास, उन लोगों के बीच में और सरकारों के बीच में, कि हमें आप एंट्री दो, हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने तो अपने खुद के रूल बना रखे हैं कि उन्हीं रूल्स के हिसाब से उनका फॉरेस्ट चलता है, उन रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता। कई सारे मूवमेंट भी किए गए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो विलेजर्स ने किए हैं, जैसे चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन तहरी में। एक और बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा जिसके तहत वो फॉरेस्ट को बचा रहे हैं और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें लोकल फॉरेस्ट एरियाज़ को बचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। बेसिकली अगर ये एक फॉरेस्ट है तो उसके आसपास के लोग ही उसे सबसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार बोलती है उन लोगों को कि अगर आप हमारे लिए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे तो बदले में आपके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट का शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से भी हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और इनको कंजर्व करने के बाद मूव ऑन करते हैं हमारे वाटर रिसोर्स चैप्टर की तरफ, जिसके बाद हम थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे। इस तरीके से रफ्तार पकड़ी जाएगी, कुछ चैप्टर जल्दी कवर होंगे, जैसे ये चैप्टर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। हमारे अर्थ पे पूरा पानी है, 3/4 ऑफ द सरफेस वाटर, 3/4 ऑफ द सरफेस जो है वो अर्थ से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पानी की कमी है। इसका मतलब जब हम पानी की कमी की बात करते हैं तो साफ पानी की कमी की बात करते हैं, और ये साफ पानी की कमी ही कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब है पानी की कमी होना। पानी की कमी 2 रीज़न से होती है। पहला रीज़न होता है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ये आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड में नीचे की तरफ लिखा है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, कि कई सारे एरियाज़ हैं पानी बहुत है पर पानी की क्वालिटी ख़राब है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रखी है। दूसरा रीज़न होता है कई सारे एरियाज़ में पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, डिमांड्स बढ़ती चली जाती है, लेकिन सप्लाई उतनी बनी रहती है। तो जब सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो उस जगह पर भी पानी की कमी लोगों को महसूस होने लगेगी। तो पानी की कमी क्या है, एक तरीके का आउटकम है
जो दो जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, एक वहाँ जहाँ पानी की क्वालिटी ख़राब है और एक वहाँ जहाँ पानी की क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन पानी की सप्लाई कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। इसको जब आप एक बार पढ़ोगे ना, रीड करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पानी से रिलेटेड ही हमारा आ जाता है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। हमारे इंडिया में पहले से ही कई सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। हाइड्रोलिक यानी पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, जैसे डैम्स बनाए जाते थे। आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था पानी का बेटर यूज़ करने के लिए। एंशियंट इंडिया में भी जब इंडिया आज़ाद हुआ था और इंडिया उस समय के आसपास डैम्स इंडिया में बनाए जाने लगे थे, जिनका लेकिन उस समय पर मेन काम होता था, डैम्स का मेन काम एक, जिससे हम या तो इरिगेशन कर लेते थे या पर्सनली यूज़ कर लेते थे, एक या दो ही काम करते थे। लेकिन बाद में जो डैम्स बनने लगे तो डैम से हमारे कई सारे गोल्स पूरे होने लगे। हम इरिगेशन भी करते थे, पर्सनल यूज़ भी करते थे, डोमेस्टिक यूज़ भी करते थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करवाते थे और भी पावर जनरेशन करते थे। तो बाद में ये जो डैम्स बने, इन प्रोजेक्ट्स को हमने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बोलने लगे। क्यों? क्योंकि इन रिवर प्रोजेक्ट्स से हमारे मल्टीपर्पज़ पूरे कर रहे थे, यानी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे थे। मल्टी का मतलब मैनी, पर्पज़ का मतलब ऑब्जेक्टिव। तो जब आप किसी चीज़ से कई सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करते हो तो हम बोलते हैं वो चीज़ हमारे क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट रिवर के आसपास बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। अब ऐसे जो प्रोजेक्ट बन रहे थे, ये शुरू में तो बड़े अच्छे लगे कि नेहरू जी ने ये तक बोला कि जो डैम्स है ना, ये हमारे इंडिया के टेम्पल है, मॉडर्न इंडिया के मंदिर है। लेकिन इन डैम्स का अपोजिशन भी बहुत होने लगा। इन डैम्स को क्यों अपोज किया जाने लगा, इतने बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट को अपोज क्यों किया जाने लगा? क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट से होता क्या है, नंबर वन चीज़, ये पानी बह रहा है। अब आपने इस पानी के बीच में एक दीवार ला के रख दी डैम नाम की, तो इस डैम से क्या हो जाएगा, पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाएगा। जब पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है तो उससे पानी में रहने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। आपके घर में आपके घर में लाकर मैं बीच में दीवार खड़ी कर दूँ, आपको दिक्कत होगी ना, अफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपका घर है, आपका वो नेचुरल हैबिटेट है। ऐसे ही जो पानी में रहते हैं, पानी में जो लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि डैम बनने की वजह से जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सही से आगे नहीं जा पाते और उससे उनका हैबिटेट खराब होने लगता है। इसी को बोलते हैं पुअर सेडिमेंट फ्लो होने लगता है। मतलब बेसिकली सिंपल है, ये पानी जा रहा था, इसमें कंकड़ थे, पत्थर थे, सब कुछ था, बहता चला जाता। मिट्टी, यहाँ पे हमने दीवार खड़ी कर दी, अब ये बह नहीं पाया, कंकड़ पत्थर ज़मीन पे जमेंगे, वहाँ पर फिश भी हैं, वहाँ पर क्रोकोडाइल भी हैं, वो कंकड़ पत्थर में रह लेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे ना, वेरी ऑब्वियस। तो इस वजह से क्या होता है, पानी का नेचुरल फ्लो स्टॉप होता है तो पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है। दूसरा, पानी में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में, और साथ ही साथ उनको क्योंकि उनके घर के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, वो बड़ी दिक्कत होती है। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न क्यों इन मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स को अपोज किया जाता है, दैट इज़ क्योंकि जब ये बनते हैं तो कई सारे लोगों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। जब एक इंसान अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसे अपने घर नहीं छोड़ता, अपना संबंध छोड़ता है, अपने व्यापार छोड़ता है, अपनी एक जमी जमाई विरासत छोड़ता है जो उसने इतने सालों से बनाई थी। तो इस वजह से भी लोगों ने इसका अपोज किया। एक और रीज़न था क्यों लोगों ने इसका अपोज किया, वो रीज़न था देयर इनएबिलिटी टू अचीव देयर गोल्स। लोगों ने कहा आप डैम बना रहे हो ताकि ये बाढ़ को कंट्रोल करें, ताकि हमें उतना ज़्यादा हेल्प करें, लेकिन हमने देखा है जब भी बाढ़ आती है, ये बाढ़ आने से पहले ये टूट जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये किसी काम ही नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे डैम्स हमें नहीं चाहिए। तो लोगों ने इनका अपोज इसलिए भी किया बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू अचीव देयर गोल्स, क्योंकि डैम को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, खराब सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, हमारी खराब समय में काम आने के लिए। लेकिन पता चलता है जब सूखा होता है तो डैम पहले सूख जाता है, जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है पानी तो डैम पहले टूट जाता है। तो डैम किस काम का? लेकिन 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 ऐसा नहीं कि डैम के सिर्फ खराब इंपैक्ट है, कुछ अच्छे इंपैक्ट भी रहे हैं। जैसे कि डैम ने क्या किया है, उन सारे एरियाज़ में इरिगेशन के लिए पानी पहुंचा दिया है जिन एरियाज़ में पानी नहीं था। उससे क्या है, वो लोग वो चीज़ों की फार्मिंग कर पाए, वो चीज़ें क्रॉप लगा पाए जो क्रॉप वो पहले नहीं लगा पाते थे पानी की कमी के चक्कर में। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि डैम्स भले ही आ गए हैं लेकिन जो सोशल गैप है रिच और गरीब के बीच में, वो अभी भी उतना है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग तो रिसोर्सेज पा ले रहे हैं डैम से, गरीब नहीं पा रहे हैं। भले ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ माताटीला एक डैम है, माताटीला डैम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन माताटीला डैम के पास एक दो गांव है, वहीं पर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। सोचो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसी के आसपास दो तीन गांव जुड़े पड़े हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। तो ये सोशल गैप आज भी बना हुआ है। भले ही बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन फिर भी ये सोशल गैप बना हुआ है अमीर और गरीब के बीच में। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट्स ने एक और दिक्कत क्रिएट कर दी, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। कई बार जो डैम्स हैं उनको ऐसा बनाया गया कि जैसे मान लो ये यूपी है, ये एमपी, ऐसा एक डैम बीच में खड़ा कर दिया। अब जब तक ये डैम नहीं खुलेगा तो एमपी में पानी नहीं जाएगा, और यूपी एमपी में अलग अलग सरकारें हैं तो ये आपस में लड़े जा रही हैं कि हम डैम नहीं खोलेंगे, हम डैम खोलेंगे। इस चक्कर में लड़ाई चल रही है और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो डैम्स के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, डिपेंड करता है किस तरीके से जो सरकार है उसको बनाती है और उसको अच्छे से चलवाती है।
उस पर पूरा निर्भर करेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बेसिकली वो मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम पीने के पानी के लिए रेन वाटर को इस्तेमाल करते हैं, पीने के पानी के लिए, हमारे बेसिक यूज़ के लिए। कई सारे एरियाज हैं जहाँ पानी की कमी है, तो उसमें क्या किया जाता है, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। जैसे सबसे आसान सा तरीका माना जाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप में क्या होता है, छत पे जो पानी गिर रहा है, बारिश का पानी, उसको क्या करते हैं हम किसी पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, किसी पाइप से कनेक्ट करके उसे किसी टैंक में स्टोर करके रख लेते हैं और फिर हमारे काम आ जाता है। हम उससे बेसिक यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं हम उसको। अगर वो ज़्यादा गंदा पानी है तो उसको वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार जो रेन वाटर है वो तो एक फ्रेश वाटर भी होता है, तो अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे तो आप उसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तमिलनाडु पहली स्टेट है जहाँ पर क्या कर दिया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना हर घर में कंपलसरी ही कर दिया गया है। बीकानेर में भी कई सारे घर हैं, वहाँ पर ऐसे टैंक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नॉट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी खेती। पहले के टाइम पर बहुत लिमिटेड प्रकार की खेती होती थी, सब लोग एक सी खेती करते थे, बट आज के टाइम पर टाइम बदला है, खेती के भी प्रकार हो गए। तो अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। नंबर वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब पुराने से है, तो ये पुरानी फार्मिंग की बात करिए। जैसे पुरानी फार्मिंग में क्या होता था, छोटी सी ज़मीन पर लोग जब खेती किया करते थे विद द हेल्प ऑफ पुराने टूल्स जैसे कि हो डाउ, डिगनिंग स्टिक्स, लकड़ियाँ वकड़ियाँ। और इनमें जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते हैं, सिर्फ नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि भैया पानी कहाँ से आएगा, भगवान बरसा दे, दैट्स इट। उसमें फर्टिलाइजर के रूप में ये खाली खाद, गाय का गोबर इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, सारे नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्टिलाइजर्स के रूप में गाय का गोबर इस्तेमाल होता है, और इस एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई इस ज़मीन पर काम कर रहा है, वो जब तक इस पर काम करेगा, खेती करेगा, जब तक ये फर्टाइल है। जैसे ये फर्टाइल खत्म हो जाएगी तो इस ज़मीन में आग लगा के दूसरी जगह चले जाएगा, जिससे ये ज़मीन को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो स्लैश एंड बर्न सिंपल सी चीज़ है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग को वहाँ किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है। मान लो कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन ज़मीन कम है, तो वहाँ पर ज़मीन से ज़्यादा आउटपुट पाने के लिए और पॉपुलेशन की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है, जिसमें हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स को यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए। मतलब इतनी सी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा जितना निचोड़ सकते हैं वो कोशिश करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स। बायोकेमिकल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल वाल के कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल जाए। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वर्ड में लिख रहा है इंटेंसिव, जहाँ पर इंटेंस सिचुएशन होती है वहाँ पर इसको किया जाता है। थर्ड इज कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसमें HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है और सभी मॉडर्न चीज़ों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर की जो फार्मिंग है ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या किया जाता है, किसी भी एक क्रॉप को मास स्केल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में चाय पत्ती का प्लांटेशन बहुत कॉमन है, असम तरफ होता है, कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत कॉमन है। बात करें इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न की, तो वो क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब किस टाइम पर कौन सी क्रॉप लगाई जाती है। तो अगर रबी क्रॉप का देखा जाए तो ये सर्दियों वाली क्रॉप होती है। सर्दियों वाली क्रॉप से मतलब इनको लगाया जाता है, सो किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इनको काटा जाता है जब गर्मियों की शुरुआत होती है, जैसे कि अप्रैल से जून के बीच में। उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे वीट, बार्ली, ग्राम। खरीफ क्रॉप ये वो क्रॉप होती है, इनको मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको लगाया जाता है जब मानसून आना शुरू होता है, जब वो मानसून की पहली बारिश होती है, और इनको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। और रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो जेड क्रॉप्स को लगा दिया जाता है, जिनमें वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर आ जाता है। कई लोग पूछ रहे थे भैया क्रॉप्स की कंडीशंस को कैसे याद करें। नहीं करनी याद, मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक देता हूँ। तुमको क्रॉप्स की कंडीशन याद नहीं करनी, बस इतना याद रखो कि वो क्रॉप रवि है या खरीफ। अगर कोई क्रॉप रवि होगी तो इसका मतलब वो विंटर सीजन में ग्रो कर रही होगी। विंटर सीजन में क्या होता है आपको पता है, विंटर सीजन पूरा कूल होता है, तो हम लिख देंगे उस क्रॉप में इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, या फिर हम लिख देंगे इसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तकरीबन 20 के आसपास। और रबी क्रॉप्स में क्या होता है, विंटर सीजन में रेनफॉल भी कम होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर, तो लिखाएंगे रेनफॉल भी 75 सेंटीमीटर चाहिए होता है और आपका काम हो जाएगा। जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं बस इतना याद कर लो, वीट, बार्ली, ग्राम, पीस, सब में आप लिख सकते हो इनको टेम्परेचर कम चाहिए, कूल सीजन चाहिए, और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ऐसी खरीफ क्रॉप्स याद कर लो, राइस, कॉटन, जूट। ये मैं आपको अभी चेक कराऊंगा, मैं ऐसे मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपको खाली इतना याद करना है वो रबी क्रॉप है या खरीफ। अगर कोई खरीफ क्रॉप है तो टेम्परेचर कितना चाहिए, गर्मी पड़ती है 25 से ऊपर ही चाहिए, 25 से कम नहीं चाहिए। मानसून में तो गर्मी पड़ती है। और रेनफॉल कितना चाहिए, 100 से ऊपर ही चाहिए, 100, 125 चाहिए, 100 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि मानसून में तो पानी गिरना ही गिरना है यार मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम इसको एग्जांपल में ट्राई करके देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं राइस। हमने बोला था राइस एक खरीफ क्रॉप है, अभी वहाँ मत देखो, खरीफ क्रॉप है तो क्या चाहिए होगा, मानसून की क्रॉप है, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए,
यानी कि लो 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्यों? क्योंकि गर्मी तो होगी। तो इस चीज़ को हम बस इतना याद रखें कि ये कौन सी क्रॉप है, खारिफ है या रबी, हम उनकी कंडीशंस को याद रख सकते हैं। अब ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल का मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होने वाली क्रॉप है, क्यों? क्योंकि साउथ के लोग भी चावल खाते हैं और हम लोग भी चावल खाते हैं। जहाँ पर कम रेनफॉल होता है वहाँ पर भी इसको ग्रो किया जाता है प्रॉपर इरिगेशन की मदद से। इसको मेनली नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्ट में ग्रो किया जाता है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, पेपर में आ जाए अगर, कि राइस और वीट का मेजर ग्रोइंग एरियाज बताओ। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको याद होगी, W/R। अब जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है वो तो समझेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जाके देख लो, मैप वर्क की बड़ी प्यारी वीडियो, ठीक है। अभी हमने देखा था वीट। वीट हमारी है रवि क्रॉप। अब रवि क्रॉप में क्या होता है, मैंने अभी बोला था रवि क्रॉप यानी विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर कम चाहिए होगा, या फिर हम लिख सकते हैं कूल ग्रोइंग सीजन। तो इसमें लिखा है कूल ग्रोइंग सीजन। और क्या होगा, रेनफॉल कितना चाहिए होगा, 75 सेंटीमीटर या उससे कम, ज़्यादा नहीं। और वैसे भी उतना ही होता है सर्दियों में, इससे ज़्यादा तो होता भी नहीं है। तो अगर आप खाली इतना याद कर लो कौन सी क्रॉप रवि है कौन सी खरीफ है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो वीट क्रॉप को क्या चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग बेसिन हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, गंगा सतलुज प्लेन है और ब्लैक सॉइल रीजन है। फिर आता है पल्सेस। पल्सेस का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है। सारी पल्सेस जो है ना, उनको कम से कम नमी चाहिए होती है और ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो करती है। जितनी भी पल्सेस हैं, सिर्फ अरहर की दाल को छोड़कर सभी पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है राइस और वीट है, इसके बाद कॉटन है। एक आध और क्रॉप आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। राइस और वीट बिल्कुल पक्का याद करके जाना। मिलेट्स आ जाता है। मिलेट्स खरीफ क्रॉप है। अब यहाँ पे नहीं लिखा है इसको क्या कंडीशन चाहिए, तो अब आप खुद कह सकते हो जो खरीफ क्रॉप होगी मानसून की क्रॉप होगी। मानसून में टेम्परेचर चाहिए 25 से ऊपर, रेनफॉल चाहिए कम से कम 100-150 से ऊपर, और इतना ही होता है। तो आपने कितनी सारी चीज़ें सीख ली सिर्फ इतना याद करके कि खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। मिलेट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। रागी की रोटी खा लो भाई सब, कभी मज़ा ही आ जाएगा। रागी जिसमें बहुत आयरन कैल्शियम होता है। रागी जो क्रॉप है उसको ड्राई रीजन्स में ग्रो किया जाता है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो सॉइल्स में भी ग्रो किया जाता है। मेनली आप इनकी ये याद रखो, कितने टेम्परेचर कितना रेनफॉल, इतना सब याद मत रखो। ये तो मैं बता रहा हूँ, वरना कोई आप में से कमेंट सेक्शन में आगे लिख जाएगा भैया आपने ये नहीं पढ़ाया कम टाइम के चक्कर में। तो मैं वो करके जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग प्यारे हो, ये सब चीज़ें नहीं लिखते, तुम लोग हमेशा थैंक यू ही बोलते हो। सो आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल, ठीक है। मेज़ की बात करें, मेज़ भी हमारी खरीफ क्रॉप है। तो जो क्रॉप खरीफ क्रॉप है एज आई टोल्ड यू, उसको टेम्परेचर 25 से ऊपर चाहिए, इसको भी 21 से 27 के बीच चाहिए, और उसको रेनफॉल चाहिए। तो इसमें रेनफॉल लिखा नहीं है, लेकिन हम खुद से ऐड कर सकते हैं कि 100-125 से ऊपर ही रेनफॉल चाहिए पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज शुगर केन। हाँ, तो वीट, राइस, शुगर केन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर केन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसका मतलब क्या होता है, जो क्रॉप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है वो 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कैसे भी चल जाती है। बेसिकली होता क्या है, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो बहुत समय लेती हैं ग्रो करने में, तो इन मतलब उनमें लंबा 8-9 महीने लग जाते हैं। तो अब 8-9 महीने में सेम टेम्परेचर तो रहेगा नहीं, कभी 12 भी रहेगा, कभी 24 भी रहेगा। तो ऐसी क्रॉप्स को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ठीक है। तो शुगर केन हमारी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों है, और ये इसको टेम्परेचर जनरली चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल चाहिए होता है एनुअल रेनफॉल, पूरे साल भर का रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने बोला ये लंबा सीजन टिकती है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में हो जाए, 3-4 महीने में हो जाए, बहुत लंबा समय लगता है। ये मेन सोर्स है, इसी से गुड़ बनता है, इसी से खांडसरी बनता है, और भी जितनी चीज़ें बनती हैं मिठाई मीठे में शुगर केन से होकर निकलती है, ठीक है। और ये अलग अलग सॉइल्स पे बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाता है। ऑयल सीड्स, हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन। अब खरीफ क्रॉप कौन कौन से है, ग्राउंडनट और सीसम जो है वो खरीफ क्रॉप है। लिनसीड एंड मस्टर्ड रबी क्रॉप है। टी जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको प्लांटेशन को किया जाता है, यानी जिसको लार्ज स्केल पे हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए होती है जो सस्ते कॉस्ट पर मिल जाए, और ज़्यादा जो टी बनती है वो टी गार्डन में बनती है, और वहीं पर इसको प्रोसेस कर लिया जाता है ताकि इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, इसमें खुशबू बनी रहे चाय पत्ती में। कॉफ़ी, हमारे इंडिया में अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कोई लेना देना नहीं है इसका, ये तो पता नहीं क्यों लिखा पड़ा है। रबर आ जाता है। रबर बेसिकली रबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो अगेन 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप हो गए यार, रबर, कॉटन, शुगर केन, राइस एंड वीट। राइस एंड वीट मैंने बता दिया कैसे याद करो। राइस खरीफ क्रॉप है, वीट हमारा कौन सी क्रॉप है, वीट हमारा रबी क्रॉप है, कॉटन हमारा खरीफ क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप है तो अगेन आप याद कर लो कि खरीफ में हाई रेनफॉल चाहिए होता है, लेकिन ये जो कॉटन है ना ये बड़ा दिक्कत देगा आपको। क्यों? क्योंकि कॉटन है खरीफ क्रॉप, लेकिन इसको चाहिए लाइट रेनफॉल चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए पड़ता है। लेकिन उसके पहले हम रबर कर लेते हैं। रबर बेसिकली हमारी इक्वेटोरियल क्रॉप है जिसको हैवी रेनफॉल चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इक्वेटोरियल क्रॉप उनको कहते हैं जिनको हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल चाहिए पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर, और हैवी रेनफॉल का मतलब 200 सेंटीमीटर से ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट
नेचुरल सिल्क, ये सब हमारी फाइबर क्रॉप्स हैं। कॉटन हमारी खरीफ क्रॉप है, तो इसको क्या चाहिए पड़ेगा, कॉटन, इसको हॉट वेदर चाहिए, इतना तो हमें पता है। दूसरी चीज़ रेनफॉल, बस आप याद रख लेना कि इसको रेनफॉल थोड़ा कम चाहिए पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर खरीफ क्रॉप्स। लेकिन वैसे अगर कोई और खरीफ क्रॉप का आपसे पूछे तो आप सब में लिख सकते हो रेनफॉल एबव 100-125 सेंटीमीटर, क्योंकि खरीफ क्रॉप का मतलब ही है पानी गिरना ही गिरना है, और रबी क्रॉप का मतलब ही है कि सीज़न ठंडा चाहिए क्योंकि सर्दी पड़ती है। अब सिंपल है। कॉटन जो क्रॉप है 6 से 8 महीने लगते हैं, और हम सबको पता है कॉटन बेस्ट ग्रो करती है ब्लैक सॉइल पे। फिर आते हैं जूट पे। जूट एक गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और ये बढ़िया से ग्रो करती है फर्टाइल सॉइल पे, जो ड्रेन फर्टाइल सॉइल होते हैं, जहाँ पर जो सॉइल है बार बार रीन्यू होती चली जाती है, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अपनी हाई कॉस्ट की वजह से ये इसकी मार्केट में वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब नायलॉन फाइबर आ गया है, और भी सस्ते सस्ते फाइबर आ गए हैं जो जूट से सस्ते हैं, तो जूट की वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो अब अगर हम देखें एग्रीकल्चर में, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर चीज़ें चल रही हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदरवाइज जो फार्मर्स है ना वो एग्रीकल्चर से दूरी बना लेंगे। तो ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स करे गए थे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो और भी ज़्यादा खेती में लगे रहे। जैसे प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, यानी बोला गया था कि अगर फसल बीमा आप कराते हो और अगर आपकी फसल कभी फेल हो जाती है किसी बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, या किसी भी नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको उसके लिए पैसा दिया जाएगा। ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, बैंक्स, इन बैंक्स को रूरल एरियाज़ में, ताकि ये फार्मर्स को लोन दे सकें एट लोअर इंटरेस्ट रेट। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ऐसी स्कीम्स को शुरू किया गया था सरकार के द्वारा जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचे। वेदर बुलेटिन्स, यानी ये जो कई सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे दूरदर्शन पे आते होंगे जो बताते हैं कि आज का तापमान ऐसा रहेगा, कल का तापमान ऐसा रहेगा, ऐसे प्रोग्राम्स को शुरू किया गया था टू हेल्प फार्मर्स इन प्लानिंग देयर एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी शुरू करी थी। ये क्या होती है मैं आपको बताऊंगा आगे, इसका पूरा टॉपिक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी शुरू करी थी, प्रोक्योरमेंट प्राइस भी शुरू कर दी थी, इन ऑर्डर टू मोटिवेट फार्मर्स कि आप लोग खेती करते रहो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस सब को किया गया, और इन सब से हमें रियलाइज़ हो गई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा तो है, कहीं ना कहीं किसान खेती की तरफ गए तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है जितना हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए फिर हमारे यहाँ बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भी सेटअप किया गया था, ICAR, और भी कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी सेटअप किया गया, वेटरनरी सेंटर को सेटअप किया गया एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स के इलाज विलाज के लिए, ताकि फार्मर्स मोटिवेटेड होते रहें कि भाई हाँ सरकार उसके लिए कुछ कर रही है, और वो भी लगे रहें अपने अपने काम में। लेकिन इन सब के बावजूद जो आज के टाइम के किसान है ना, उसको इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड सिक्योरिटी। कई सारे टॉपिक ऐसे इनको कोई खास इंपॉर्टेंस की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है बिकॉज एज बुक में मेंशन है। अब लास्ट टाइम जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, 24 को एक वीडियो आएगी कंप्लीट SST करके, वो मैराथन होगी, बहुत बड़ी नहीं होती है मेरी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उस वीडियो को आप देख लेना, उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। ये वीडियो आपने देखी, आधी देखी, पूरी देखी, बात की बात है, उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, आप ही का भला होने वाला है उससे। और जो शॉर्ट्स हैं उन सबको तो एक एक बार स्क्रॉल कर लेना, जैसे इंस्टा पे रील करते हो ना 1 मिनट वाले शॉर्ट्स, पूरा काम हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी पे आते हैं। फूड सिक्योरिटी बेसिकली क्या है? फूड सिक्योरिटी एक तरीके का पैमाना है, एक तरीके का मेजर है, जिससे हम देखते हैं कि किसी भी जगह पर क्या इंसान खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि किसी जगह पे लोग खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी इज़ ओके डन, एंड नहीं है ऐसा तो फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट डन, इज़ नॉट ओके। सिंपल सी बात है। हमारे देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। जैसे हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया, जिसके 2 कंपोनेंट है, बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। पीडीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स को किसानों से खरीदती है, जो लोग प्रोड्यूसर हैं उनसे खरीदती है, और भी अदर एसेंशियल आइटम्स को खरीदती है, और फिर उन लोगों को बेचती है सस्ते दामों पर, सब्सिडाइज दामों पर, सब्सिडी वाले दामों पर, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। ये होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, अब आप समझ गए। अब जो सरकार है वो इन चीज़ों को कैसे खरीदती है, इसका काम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है फूड ग्रेन्स को, अनाज को किसानों से खरीदना और उनका स्टॉक बनाकर रखना। जिन प्राइजेस पर सरकार सामान खरीदती है किसी भी किसान से या किसी भी और इंसान से, जो भी इसेंशियल सामान खरीदती है, उसको हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लो सरकार ने एक प्राइस तय करी कि हम हर किसान से आलू की क्रॉप खरीदेंगे 10 रुपये किलो पर, तो 10 रुपये किलो क्या है, हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकल कर आती है। और जो सरकार है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ इस चीज़ों पर नहीं देती, फर्टिलाइजर्स पर भी देती है और इनपुट्स पर भी देती है। लेकिन इससे दिक्कत भी है।
जो सरकार है ना, इसने क्या कहा है कि हम हर क्रॉप पे नहीं देंगे, कुछ कुछ क्रॉप पे देंगे जो मेन क्रॉप है एमएसपी। इसकी वजह से जो किसान है सिर्फ वही क्रॉप ग्रो करते हैं जिन पर एमएसपी मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे देश में क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो सीजन चल रहा है आलू उगाने का, मान लो सीजन चल रहा है सीजन चल रहा है हमारा गेहूं उगाने का, लेकिन लोग चावल उगाने में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है यार सिर्फ चावल पे ही एमएसपी मिलेगी, गेहूं पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। तो एमएसपी बेसिकली क्या क्या होती है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये वो प्राइस होती है जिस पे जो सरकार के लोग होते हैं, जो सरकार का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ये फूड ग्रेन्स खरीदता है प्रोड्यूसर से और अपने पास स्टोर रखता है, ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू उन लोगों तक ये फूड ग्रेन्स पहुंचा सके कम से कम दामों पर, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। देखो मैंने पूरा समझा दिया इस लास्ट वाले पैराग्राफ जो भी मैंने बोला। अब हमारे इंडिया में देखा जाए ना, हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है खाने के मामले में, आत्मनिर्भर बन सकता है खाने को स्टोर करने के और यूज़ करने के मामले में, अगर हमारी सरकार प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, सही से मार्केट लिंक्स प्रोवाइड करे, और भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे देश के छोटे छोटे फार्मर्स को सिक्योर कर फील कराएंगे, उनको ऐसा फील कराएंगे कि आप हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो और हम आपके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। अब देखें कि ग्लोबलाइजेशन के एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट रहे हैं, वो देख लेते हैं। पहला एक अच्छी चीज़ ये रही है कि ग्लोबलाइजेशन से जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उनको रियल चैलेंजेस समझ में आ पाए कि रियल चैलेंजेस क्या होते हैं, और उन्होंने सीखा, इंटरनेशनल मार्केट से सीखा कि कैसे एग्रीकल्चर को वो प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं और सक्सेसफुल भी बना सकते हैं, और कैसे करोड़ों छाप सकते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर की मदद से। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक इम्पैक्ट ये आ जाता है कि फार्मर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिली, नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करने का मौका मिला। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कई सारे जो वीक फार्मर्स थे वो इतना कंपटीशन देखकर डर गए और वीक हो गए, और उनकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई। तो ये इम्पैक्ट रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के एग्रीकल्चर पे। और इसी के बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल्स क्या है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब ये जो आपको पैरा दिख रहा है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, इसको अगेन अगर मैं समझाने जाऊँगा और आप समझने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे भैया क्या पढ़ा दिया आपने। अगर मैं प्रॉपर डिटेल में समझा दूँ तो डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये डिटेल में कभी आता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सार समझा देता हूँ। मिनरल्स को कहाँ कहाँ पाया जाता है? नंबर 1, मिनरल्स को पाया जाता है रॉक्स की क्रैक्स में। रॉक्स में जो दरारें होती हैं उनमें पाया जाता है, आइजनस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की दरारों में। जो छोटे क्रैक्स होते हैं उनको हम वीन्स बोलते हैं, बड़े क्रैक्स को हम आयोट्स बोलते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं इन रॉक्स के अंदर फंसे होते हैं। दूसरा, मिनरल्स को पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में। सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, बिल्कुल प्याज की तरह होती है, उसमें लेयर्स होती हैं। तो मिनरल्स को कई बार इन लेयर्स के बीच में फंसा पाया जाता है। लेयर्स में क्या होता है, लेयर्स में इनमें क्या होता है, इनमें सॉइल होगी, क्ले होगी, सैंड होगी, ये सब होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में अब इसमें लिखा कठिन तरीके से क्या है, इसको समझने जाओगे तो आप कहोगे भैया ये क्या है, कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। बट इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि लेयर्स में फंसे होते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लेयर्स फॉर्म स्ट्रक्चर होती है और इसकी लेयर्स में मिनरल्स फंसे होते हैं। तीसरा, मिनरल को पाया जा सकता है किस तरीके से? मिनरल को आप पा सकते हो सरफेस रॉक्स के डिकम्पोजिशन से। जब ये डिकम्पोज होंगे तो क्या होंगे, सरफेस रॉक्स जो होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं, उनको आप डिकम्पोज करते हो तो उनमें से आप जितना भी सॉल्युबल सामान है उसको हटा लो और जो बाकी सामान बचा उसको निकाल लो, वो आपका मिनरल है। जैसे बॉक्साइट हो रहा है। मिनरल्स को आप एलुवियल डिपॉजिट्स के रूप में भी पाते हो कई सारे हिल्स पर, कई सारे पठारों पर। वहाँ पर आपको सीधे एलुवियल डिपॉजिट सीधे सीधे रखे मिल जाएंगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर है। जिन्होंने मेटलर्जिकल चैप्टर पढ़ा होगा, मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, तो उन्हें पता होगा कि कई सारे मेटल्स इतने रिएक्टिव नहीं होते तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर है तो उनको आप सीधा पठारों पर पा सकते हो फ्री स्टेट में। मिनरल्स ओशियंस में भी अगर करते हैं, और जैसे कॉमन सॉल्ट हमारा है, कॉमन सॉल्ट में हम सबको पता है कॉमन सॉल्ट तो सबसे ईजी है। तो इस तरीके से मिनरल्स अगर करते हैं, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। मैं इस टॉपिक पर लेकर थोड़ा सा हेजिटेट रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बस बच्चे समझ जाए ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना आसान भी है। बट पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये अगर समझ में ना आया हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग मिनरल्स के बारे में। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आयरन होता है। आयरन ओर क्या है? बेसिकली आयरन की ओर जिससे हम आयरन को ऑब्टेन करेंगे। मैग्नेटाइट बेस्ट आयरन ओर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, आयरन का परसेंटेज होता है। हेमेटाइट जो आयरन ओर है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केट में फॉर कॉमर्शियल पर्पज़। हमारे इंडिया में जो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं वो हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमागलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका।
ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे उस धमाल मूवी में था, वो एक साउथ का बंदा अपना नाम बताता है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका, वैसा वाला नाम है। और है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये आपको याद नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैप करने भी नहीं आएगा। फिर आता है मैंगनीज। मैंगनीज जो है इसको यूज़ किया जाता है स्टील और फेरोमैग्नेटिक एलॉयज के चीज़ों को बनाने में। इसको ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में। बात करें नॉन फेरस मिनरल्स की जिनके अंदर आयरन नहीं होता है, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और क्या चीज़ है, ये मेलिएबल होता है, इसको आप थिन शीट्स में ला सकते हो। डक्टाइल होता है, इसके आप वायर बना सकते हो। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। इसके बारे में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में, ठीक है। बात करें नॉन मेटेलिक मिनरल्स की जिनमें मेटल्स का कोई एलिमेंट नहीं होता, जैसे मीका है। तो मीका जो होता है वो अगेन मीका जो मिनरल्स होता है ना, अभी अभी जो अगर आप कभी चीज़ लेने जाओगे ना मार्केट में, तो अब चीज़ लेयर्स में आने लगी है, इतने पतले पतले लेयर्स में आने लगी है। अगर आपने वो देखी है तो आप समझ जाओगे मीका कैसा होता है, क्योंकि मीका भी वैसे ही होता है, उसमें अलग अलग पतली पतली प्लेट्स होती हैं और जो थिन शीट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इसको मेनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। आपको मीका इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैं आपको इसमें बताऊँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके अलावा इसमें आई डोंट थिंक सो कोई और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। आयरन ओर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोल इज़ बिट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कोल में याद करना पड़ेगा, 3 टाइप का कोल है वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं रॉक मटेरियल, रॉक मिनरल्स पर। रॉक मिनरल्स में हमारा लाइमस्टोन आ जाता है, CaCO3 शायद इसका फॉर्मूला होता है, साइंस का पेपर देखे हैं वो बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं अब हम सबको पता है जो मिनरल रिसोर्स है वो फाइनाइट है, और जो चीज़ फाइनाइट है नेचर में उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट मिनरल्स सो दैट दे कैन बी सस्टेन फॉर फ्यूचर। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। मिनरल्स को प्रोटेक्ट तब कर पाएंगे जब उनका यूज़ आज के टाइम पर कम से कम करेंगे और नए अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे। तो अल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जहाँ से हमें एनर्जी मिल पाती है। 2 सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी पुराने सोर्सेज जैसे कि कोल है, और नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है सोलर एंड विंड एनर्जी। कोल के बारे में बात करते हैं, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। तो कोल बनता कैसे है, बेसिकली आपको पता होगा, आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है तो साइंस का तो पता ही होगा कोल कैसे बनता है। कोल बनता है जब ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, इनका जो डेड डेड जो बिल्कुल डेड लिविंग थिंग्स होती हैं, ये डिकम्पोज होती हैं कई सारे सालों तक, और इनको कंप्रेस किया जाता है ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो कोल बनकर निकल आता है, ठीक है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट उसमें हमें नहीं पढ़ना। 3 टाइप का कोल हमारी बुक में दिया गया है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है, लिग्नाइट सबसे खराब क्वालिटी कोल होता है क्योंकि इसके अंदर सबसे कम कार्बन होता है। बिटुमिनस ये वो कोल है जिसको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। फिर बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल जिसमें सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर ये सब आ जाता है। तो इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोल हो गए या वो चीज़ें जो फाइनाइट है उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। जैसे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इसमें हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं बाय कैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अल्टर करके, आपस में इंटरचेंज करके। अब बेसिकली ये बड़ा, मैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं समझाने वाला हूँ, न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न नहीं समझाने वाला हूँ। आप खाली इतना याद रखो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को अल्टर किया जाता है, आपस में चेंज किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसको अगर यूज़ किया जाए तो बढ़िया से बहुत एनर्जी निकलेगी, ठीक है। दूसरा होता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी की मदद से हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत काम आती है रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा पा रहे हो, खंभे नहीं पहुँचा पा रहे हो, वहाँ एक सोलर पैनल लेकर पहुँच जाओ, लगा दो। विंड पावर, विंड पावर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे एनर्जी बढ़िया बनती है। हमारी जो सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है वो तमिलनाडु से नागरकोइल टू मदुरई है, ठीक है। नो 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 सॉरी, आई सेड इट इन अ रॉन्ग वे। जो सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है वो तमिलनाडु में है, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई, ठीक है। और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है विंड पावर के मामले में। बायोगैस है, बायोगैस भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस जो है बायोगैस प्लांट्स में बनती है। कैसे, ऑर्गेनिक मैटर से, ये जो छिलके विलके होते हैं ना, छिलके विलके होते हैं, इन सब से बायोगैस बनती है। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, और ये बड़े काम आती है क्योंकि छिलके इन द सेंस ये जो सब्जी भाजी के छिलके होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स के जो डेड रिमेन्स होता है उसको हम बोलते हैं, उससे बनता है बायोगैस, ठीक है हमारा। और ये बायोगैस को हम यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर भी कई बार यूज़ किया जाता है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी यानी कि जो लहरें होती हैं ना, ऊंची नीची होती रहती हैं लहरें, उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है। कैसे, आपने देखा 2 तरीके की टाइड्स होती हैं, ऊंची लहरें नीची लहरें, ऊंची लहरें नीची लहरें। कैसे होता है, जब लहर ऊंची जाती है ना तो उस पानी को रोक दिया जाता है। जैसे हमने उस पानी को रोक दिया और फिर उसके बाद उस पानी को छोड़ते हैं टरबाइन पे,
वो टरबाइन पर जब इतने हाई प्रेशर से गिरेगा तो टरबाइन मूव करेगी, और टरबाइन मूव करेगी तो एनर्जी जनरेट होगी। तो ये इसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। आई होप सो टाइडल एनर्जी आपको समझ में आ गई हो। और जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के इंटीरियर में जो गर्मी है ना, उसकी मदद से। जितना आप अर्थ की क्रस्ट की तरफ जाओगे उतनी गर्माहट बढ़ती जाएगी, और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट्स प्रेटी सिंपल, आपको लिखा भी है। द अर्थ ड्यू टू बीइंग टू हॉट कन्वर्ट्स द ग्राउंड वाटर एट डेप्थ्स इन स्टीम ऑन राइजिंग, एंड दिस स्टीम एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव टरबाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, जो पानी अंदर जा रहा है वो स्टीम में बदल रहा है, और स्टीम एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं टरबाइन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। क्योंकि एनर्जी तो एक वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है, चाहे आज हो चाहे कल हो, आपको हमेशा एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही रहेगी। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी डी एंड होता है। आई होप सो ये भी आपको समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, कॉटन से क्लोथ बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से नए नए मशीन्स, नए नए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ जो किसी भी कंट्री के जो युवा हैं उनका ओवर डिपेंडेंस खत्म हो जाता है एग्रीकल्चर से, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी जाने लगते हैं। दूसरा, माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होगी वहीं पर आप पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये माना जाता है कि किसी भी कंट्री को अगर एलिमिनेट करना है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को, तो मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग से सिंपल मतलब सेकेंडरी सेक्टर से है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से है। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प करता है या इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं इन इंटीग्रेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी। कहीं पर भी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ फैक्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग जगह का कल्चर लाते हैं और आपस में एक साथ घुल मिल कर रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इंटीग्रेट होते हैं रीजनल डाइवर्सिटीज़। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा। बिल्कुल सही, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज उतना ज़्यादा सामान बनेगा, यहाँ बिकेगा बाहर जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हमेशा याद रखो। जैसा हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं, दे गोज हैंड इन हैंड, इंटरडिपेंडेंट। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का विकास होगा तो एग्रीकल्चर का भी विकास होगा। आज के टाइम का जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमसे ये कहता है, वो वक्त की जो डिमांड है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को और एफिशिएंट होना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी से काम नहीं होगा। हमें और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे खुद को और बेहतर बनाने के लिए, खुद से मतलब इंडस्ट्रीज़ को। अब कोई भी इंडस्ट्रीज़ की पोजीशन कहाँ पर लोकेट होती है? जनरली जब कोई भी इंडस्ट्री लोकेट करनी होती है, बनानी होती है, तो कई सारे फैक्टर्स पे देखा जाता है कि उस इंडस्ट्री की लोकेशन के आसपास रॉ मटेरियल से दूरी कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लेबर कैसी है, लेबर कैपिटल कैसा है, पावर सप्लाई कैसी है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। और इंडस्ट्री की कोई भी जगह जब आप इंडस्ट्री लगाने जाते हो तो वहाँ पर सबसे मेन गोल ये होता है कि कम से कम खर्चा रहे, कम से कम खर्चा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहे। दैट इज़ द लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया गया है, बट ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, तो इसको आप मैं जो बोल रहा हूँ वही उसी से समझ जाओगे। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर वाले कच्चे माल यूज़ हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और अगर किसी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो कोई मिनरल से रिलेटेड है तो वो बन जाती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर कितना पैसा है, अगर कोई इंडस्ट्रीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो वो लार्ज स्केल है, 1 करोड़ से कम की है तो वो स्मॉल स्केल है। ये लार्ज स्केल स्मॉल स्केल ये बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, कभी टाइम मतलब पैसे वैसे इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही दिया गया है। ओनरशिप के आधार पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, जैसे BHEL, तो ये हमारी क्या है? पब्लिक सेक्टर है। कुछ होती है हमारी प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग करती हैं, जैसे रिलायंस हो गई है हमारी, जैसे टाटा की हो गई है, तो ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है? कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सरकार और प्राइवेट दोनों की होती हैं, लेकिन सरकार का शेयर ज़्यादा होता है। जैसे हमारे इंडिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो ये दोनों की है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों लोगों का शेयर होता है, दोनों लोगों का, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, सप्लायर्स जो होते हैं, जो लोग कई बार तो कुछ कंज्यूमर्स जो हैं उनका भी शेयर होता है। मतलब ये थोड़ा सा अलग मॉडल होता है, इस मॉडल के बारे में नहीं जानते हम, ठीक है। बस आप इतना याद रखो, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें क्या होता है? प्रोड्यूसर सप्लायर दोनों ओन एंड ऑपरेट करते हैं, ऐसे चलते हैं। फिर रॉ मटेरियल के आधार पर भी कहते हैं, हम कैसे कहते हैं? हैवी और बल्की बोल देते हैं। हैवी और बल्की, नॉट हैवी और बल्की तो यही है, लाइट और बल्की बोल देते हैं। लाइट इंडस्ट्री जहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या है? हल्का सा है तो लाइट इंडस्ट्री हो गई। जहाँ पर रॉ मटेरियल हैवी सा है तो वो बल्की इंडस्ट्री हो गई। जहाँ पर क्या है? जहाँ पर ऐसा सामान बन रहा है जो किसी और के काम आएगा, यानी जो किसी और इंडस्ट्री के काम आएगा, उसको बेसिक इंडस्ट्री बोल देते हैं। जैसे आयरन बना, आयरन किसी और के काम आएगा, आयरन डायरेक्ट तो यूज़ का है नहीं, तो आयरन वाली इंडस्ट्री क्या हो गई? हमारी बेसिक हो गई। और जहाँ पर ऐसा सामान बन रहा है जिस इंडस्ट्री में जो हमारे डायरेक्ट काम आएगा, जैसे टूथपेस्ट, पेन, ये हमारे डायरेक्ट काम आएगा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ अगर देखने जाओगे ना तो बहुत तरीके से बटी पड़ी है,
बट इतनी हमें देखनी नहीं है। जो मैंने बोला बस आप उतना याद रखो, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे बात करेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। हमारे देश की इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जो सेल्फ रिलायंट है, यानी आत्मनिर्भर है, ए से लेके जेड तक, शुरुआत से लेके अंत तक इनको किसी और पे निर्भर नहीं करना पड़ता। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है कॉटन टेक्सटाइल्स। हमारे इंडिया में जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल थी वो 1854 में मुंबई में लगी हुई थी। और याद करिएगा कि जब 2 वर्ल्ड वॉर हो रहे थे ना, उस टाइम पर ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल अपना स्टैब्लिश करे बैठा था। उसका फ़ायदा मिला था हमको। क्यों? वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में क्लॉथ की डिमांड बढ़ी। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए भारत के लोगों से कॉटन वॉटन के क्लॉथ बनवाए गए थे, जिससे भारत की जो कॉटन टेक्सटाइल्स है उसको बूस्ट मिला था। इंडिया में दिक्कत यह है कि इंडिया में स्पिनिंग की तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, लेकिन जो वीविंग है वहाँ से बहुत गंदा फैब्रिक आता है, बहुत ख़राब क्वालिटी का फैब्रिक आता है, क्योंकि जो अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक है वो आगे चला जाता है, तो इसीलिए कोई खास बेनिफिट मिल नहीं पाता। तो इंडिया में स्पिनिंग अच्छी है, बाकी सब टेक्निक्स तो अच्छी हैं, लेकिन जब जो फैब्रिक आ रहा है, जो कपड़ा बनने से पहले जो फैब्रिक आ रहा है वही खराब आ रहा है, तो अब इंडिया वाले क्या करें। जूट टेक्सटाइल्स की हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। पहली जो जूट मिल है वो कोलकाता के पास 1859 में रिश्रा में सेटअप करी गई थी। ज़्यादातर जो जूट मिल्स हैं भारत में वो वेस्ट बंगाल के आसपास हमको पाने को मिलती हैं, जो हुगली रिवर के आसपास रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन जूट मिल्स को फ़ायदा मिलता है सबसे पहले तो क्योंकि हुगली रिवर के आसपास बहुत जूट ग्रोइंग एरियाज़ हैं, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। दूसरा, अब जब हुगली रिवर के आसपास है तो पानी वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो इनके लिए बिल्कुल बहुत सस्ता पड़ जाता है, और बाकी रेलवे का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, वहाँ से पानी की कोई कमी नहीं होती जो इनको ज़रूरत पड़ती है। चौथा, इनको वेस्ट बंगाल के आसपास बिहार है, तो यहाँ वहाँ से बहुत सस्ती लेबर भी मिल जाती है, इसलिए ज़्यादातर जो जूट मिल्स है वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर या उसके आसपास लोकेट होती है। अब नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाना, जूट की क्वालिटी को इनहेंस करना, और जो जूट फार्मर्स हैं उनको एक अच्छी प्राइस दे पाना, और उनको ऐसी टेक्निक्स बताना जिससे वो कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि जूट की इंपॉर्टेंस गिरती जा रही थी, क्योंकि जूट एक महंगा फाइबर है और उसके कंपैरिजन में मार्केट में और फाइबर आ गए थे जैसे नायलॉन, जो सस्ते भी हैं, सुंदर भी हैं और टिकाऊ भी है, ठीक है। फिर आते हैं शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है गुड़ और खांडसरी का। इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हैवी होते हैं। शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन होता है, गन्ना होता है। और बेसिकली क्या होता है, जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो ना शुगर केन को, तो ये इसमें जो मिठास होती है उस मिठास को हम बोलते हैं सुक्रोज कंटेंट, वो कम होते चला जाता है। तो जितना ज़्यादा आप ट्रांसपोर्टेशन कराओगे उतनी ज़्यादा मिठास कम होती जाएगी। रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, जो शुगर मिल्स हैं वो यूपी और बिहार में से वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट होने लगी हैं। क्यों ऐसा हुआ है कि यूपी और बिहार से शुगर मिल्स उठ के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में चलेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो शुगर केन बनता है, शुगर केन प्रोड्यूस होता है, उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, वहाँ पर कूलर क्लाइमेट होता है, जिससे क्या हो पाता है, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे मिनरल को यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आयरन और स्टील है। आयरन और स्टील बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है, और जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि यही उन सबको क्या करते हैं, यही उन सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इनको हम हैवी और बल्कि इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, हमारा इनमें बहुत हैवी रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ज़्यादातर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं ये छोटा नागपुर रीजन में पाई जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयरन और का कॉस्ट बहुत कम है, और वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है अच्छी क्वालिटी का बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है। और तीसरा, वहाँ पर जो लेबर है वो भी सस्ती मिल जाती है। ये हमने शुरू में पढ़ा था, किसी भी इंडस्ट्री को आप कहाँ लगाओगे जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सस्ते दाम पे मिलेगी। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हम हमारी इंडिया में फुल पोटेंशियल नहीं ला पाए हैं आयरन एंड ओर इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर क्या है, जो कोकिंग कोल है जिसको हम गर्म करने में हेल्प करते हैं, वो बहुत हाई प्राइस पे मिलता है और बहुत लिमिटेड स्टॉक है। हमारे यहाँ लेबर की बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर उतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और एनर्जी की रेगुलर सप्लाई नहीं है। ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, तब जाकर इंडिया फुल पोटेंशियल अनलीश कर पाएगी। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हमारे इंडिया में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट होता है, गुड कंडक्टर होता है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेलिएबल होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब आप इसको किसी और के साथ मिलाते हो। एल्यूमिनियम के जो स्मेल्टिंग प्लांट्स है वो उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम की ओर को हम कहते हैं बॉक्साइट ओर, एंड आई होप सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, बता के जाओ यार, मेरे को नहीं पता, शायद Al2O3 होता है शायद, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर पर्पज़ के लिए। सबसे पहले इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो हमारी मेनली
फर्टिलाइजर्स बनाती है, नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। मेरे को पता है इसमें लग रहा था मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, बट रियलाइज़ किया कि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत कुछ लिखने को है ही नहीं, ना आपकी बुक में बहुत खास इंपॉर्टेंट है, ना पेपर में कभी खास इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए मैंने कम से कम कंटेंट रखा है, वही जो आपके पेपर में काम आएगा। सीमेंट इंडस्ट्री अगेन एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल हैवी होते हैं, लाइमस्टोन इसका पार्ट है। इस इंडस्ट्री के जो प्लांट है ये गुजरात में ज़्यादातर, क्यों? सो दैट इट कैन एक्सेस द गल्फ मार्केट, क्योंकि गुजरात में रहने की वजह से गल्फ मार्केट पे एक्सेस बढ़िया हो जाती है। पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई में आया था 1804 में। फिर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्रीज भी बहुत ग्रो कर रही है रैपिडली। बैंगलोर को बोला जाता है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से। इंडस्ट्रीज से पहले वाले पॉल्यूशन, 4 पॉल्यूशन फैलता है। एयर पॉल्यूशन, जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे एयर पॉल्यूशन फैलता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। वाटर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये और जो भी इंडस्ट्रियल खराब सामान होता है वो जब पानी में जाके मिलता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्ड होता है थर्मल पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज़ का हॉट वाटर होता है, जब उसको हॉट वाटर होता है थर्मल प्लांट से, फैक्ट्रीज से, उसको जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, उससे भी पॉल्यूशन होता है। फोर्थ है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन होता है अनवांटेड साउंड से, आपके आसपास कोई फैक्ट्री है जहाँ पे अनवांटेड साउंड हुए जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, मतलब है उनके लिए, लेकिन आपको अगर ऐसा साउंड करना है तो आप किसी शांत जगह पर जाओ जो दूर दराज हो, आप एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में मत करो, ये कहा जाता है जनरली। उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए, इन्वायरमेंट में जो क्षति पहुंच रही है, जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। नंबर 1 क्या कर सकते हैं हम, जो वाटर का जो यूज़ है उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, जो वेस्ट होगा वो कम से कम पानी कम से कम वेस्ट होगा, और कम से कम वेस्ट पानी आगे रिवर्स में जाएगा मिलने के लिए। दूसरा, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं हमारी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और तीसरा, हॉट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं सही तरीके से, जो गर्म पानी निकल रहा है ना, थर्मल पॉल्यूशन जिससे हो रहा है, उसको अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए और बार बार रिसाइकिल किया जाए रिवर और पॉइंट्स में जाने से पहले, तब भी ये बहुत इफेक्टिव वे है क्या करने का, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने का। एंड आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तो होता है हमारा चैप्टर खत्म। एंड बिलीव मी, आई डोंट नो आपको मेरी आंखों से समझ आ रहा होगा, नहीं होगा या नहीं आ रहा होगा। राइट नाउ इट्स 11:55, मेरी आंखों में नींद भरी है, पता नहीं, मतलब जनरली ऐसे ही होता है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि आज तो वीडियो शूट करके ही सोऊंगा, नींद आ जाती है। एंड स्टार्टिंग में आज मैं थोड़ा सा इमोशनल भी था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ऑफिशियली तो ये मेरी आखिरी वीडियो है इस बैच के लिए, क्लास 10 SST में, तो थोड़ा ऐसा अजीब सा भी लग रहा था। बाकी और वीडियोस भी बनाऊंगा, PYQ पे बनाऊंगा, 1-2 और वीडियो बनाऊंगा, बट अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो ये आखिरी वीडियो थी मेरी, तो थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा था कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना कमेंट सेक्शन में आके, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब वो प्यार की मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं साल भर उतना कंसिस्टेंट नहीं था। एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि क्यों मैं कंसिस्टेंट नहीं था, बट उसके बावजूद जो प्यार मुझे मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, जो लास्ट वीडियो आएगी ना SST मैराथन, उसको ज़रूर देख के जाना पेपर जाने से पहले। और मैं कोशिश करूँगा जितने भी शॉर्ट्स बच रहे हैं, वैसे तो सारे शॉर्ट्स अपलोडेड हैं हर टॉपिक के, अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको सब मिलेगा, A to Z हर टाइप ऑफ कंटेंट मिलेगा SST से रिलेटेड, ठीक है। तो आप हिंदी का कंटेंट भी हमारे चैनल पे मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन पहले SST पे फोकस करो, इसको कंप्लीट करो, ज्योग्राफी 1 शॉट कंप्लीट करो, आपके चारों कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब नए चैप्टर नहीं बोल सकते, अब नए कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे टोल्ड यू, हमारी ऑफिशियली तो लास्ट वीडियो सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।